हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण यानी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में बहुत ही बेहतर तरीके से समझ लिया था। आज हम लोग इनके वर्ग और आवर्त के विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ, आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी के वर्गों की विशेषताएं, वर्गों की विशेषताएं। चलिए देखते हैं इनके वर्गों की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो हम लोग प्रत्येक वर्ग में देखेंगे कि बाह्यतम कक्षा में जो उसके इलेक्ट्रॉन होंगे ना, बाह्यतम कक्षा के उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वह समान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी वर्ग विशेष, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था ये, तो इसको आप समझने के लिए पिछला वीडियो जरूर देखोगे। किसी वर्ग विशेष के सभी तत्वों के बाह्यतम या बाह्य इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिन्हें कहा जाता है, बाह्य इलेक्ट्रॉन या बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं। ठीक है, पहला गुण यही हो जाएगा। देख रहे थे ना, जैसे अगर इसका हाइड्रोजन की बात करें तो एक इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, लिथियम की बात करें तो 2 1 हो गया, सोडियम की बात करें तो 2 8 1 हो गया, है ना। फिर पोटेशियम की बात करें तो 2 8 8 1 हो गया। तो देख रहे हैं ना, समान रूप से आगे बढ़ रहा है। उसी तरह दूसरे में 2 2 आ जाएगा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समझ ना, इसी तरह से बढ़ते जाता है। अच्छा, जब बाह्यतम कक्षा पे समान इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, ठीक है, तो इनको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही इनकी संयोजकता होती है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकताएं समान होती हैं। संयोजकताएं क्या होती हैं? समान होती है। तो बेरिलियम वाले ये इसमें 2 2 2 2 संयोजकताएं होती हैं, समझ ना, इसी तरह से होता है। चलिए अगला गुण की बात करें तो अगर हम लोग आवर्त में, अगर इसमें आवर्त सारणी में बात करें, अगर वर्ग में ऊपर से नीचे आए तो परमाणु का आकार बढ़ते जाएगा। जैसे हमने देखा था कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1 था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका है लिथियम का यहाँ 2 1, फिर उसके बाद सोडियम 2 8 1। तो अगर हम लोग इनको सजाएंगे तो देखो इस तरह से कुछ, यहाँ पे 2 2 कक्षाएं ना इस पे लेने पड़ेंगी। अब इस पे इसके लिए 3 कक्षाएं लेने पड़ेंगी। पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे पे 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर उसके बाद तीसरे पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, आकार बढ़ते जा रहा है। आकार इसलिए बढ़ा है क्योंकि परमाणु का आकार अगर बात करें तो उसके त्रिज्या के ऊपर निर्भर करता है। त्रिज्या में जब वृद्धि होगी तो वहां पे उसके आकार में भी वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, आकार बढ़ता है। अच्छा, वर्ग में आप ऊपर से नीचे आइएगा तो तत्व का धातुई गुण बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धातुई गुण
बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। धात्विक गुण क्या होता है? बढ़ने लगता है। चलिए अब हम लोग इनके विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? घटती जाती है। ठीक है, तो अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या है? तो आपको पता है कि तत्व क्या करते हैं? अपने वास्तव कक्षा के इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए क्या करते हैं? वह इलेक्ट्रॉन को जब ग्रहण करते हैं, यानी कहने का मतलब अपनी ओर संयोजी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करके अपनी कक्षा भरने का प्रयास करते हैं, तो उनकी वो जो क्षमता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, वही क्षमता को हम लोग विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। तो यहाँ पे अगर जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे हैलोजेंस वाले तत्व की, तो सबसे अधिक बात करें विद्युत ऋणात्मक तो फ्लोरीन होता है, लेकिन सबसे कम की बात करें तो आयोडीन होता है। तो इसमें देखिए तो ऊपर से नीचे आने पर घटते जा रहा है कि नहीं? समझे कि नहीं बात को? अच्छा, और इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। तो हम लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती जाएगी। जैसे अगर हम लोग बात करें लिथियम, ये तो हाइड्रोजन को छोड़ दो, लिथियम की बात करते हैं, कम क्रियाशील है। इससे ज्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम है। इससे ज्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम है। इससे ज्यादा क्रियाशील रुबिडियम है। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रही है? क्रियाशीलता बढ़ती जा रही है। वर्ग 1 में जो क्षार धातुएं दी गई हैं उनके लिए, वर्ग 2 में भी देखो ये आप जो क्षार मृदा धातुएं जो दी गई हैं, बेरिलियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, इसकी क्रियाशीलता कम होगी, इससे इसकी अधिक, इससे इसकी अधिक, इससे इसकी अधिक, ऐसे ही क्रियाशीलता यहाँ पे भी बढ़ती जाएगी। यानी कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की क्रियाशीलता क्या होती है? बढ़ती है। अच्छा, अगर हम लोग अधातुओं की बात करें तो जब वर्ग में ऊपर से नीचे आएगा तो अधातुओं की क्रियाशीलता घटती है, उल्टा होता है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं की क्रियाशीलता घटती जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें हैलोजेंस वाले में, आइए, इसकी क्रियाशीलता अधिक है क्लोरीन से, और क्लोरीन की अधिक है ब्रोमीन से, और ब्रोमीन की अधिक है आयोडीन से। यानी कि सबसे कम क्रियाशीलता आयोडीन की है, सबसे अधिक क्रियाशीलता इसमें किसको दिख रही है? फ्लोरीन की। तो अधातु में उल्टा होता है। ठीक है, इसमें ऊपर से नीचे आएगा तो क्रियाशीलता घटती है, और धातु में क्रियाशीलता बढ़ती है ऊपर से नीचे आने में, वर्ग में। ठीक है, अब हम लोग अगर इनके भौतिक गुण की बात करें, जैसे द्वनांक और थनांक होता है, इन सब के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई तत्वों के भौतिक गुण कहने का मतलब द्वनांक और थनांक की बात करेंगे। ये सब द्वनांक और थनांक जो होता है, भौतिक गुण क्रमशः
क्रमशः घटते जाते हैं। किंतु भौतिक गुण में ही घनत्व जो होता है, किंतु घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। घनत्व में बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। तो अगर हम लोग बात करें इसी में लिथियम वाले में, लिथियम के द्वनांक की बात करें तो 180.5 डिग्री सेल्सियस होता है। 180.5 डिग्री सेल्सियस का होता है। अच्छा, सोडियम की बात करें तो सोडियम का आपका होता है 97.5 डिग्री सेल्सियस। फिर उसी तरह पोटेशियम का 63.4। तो देख रहे हैं ना, घटते जा रहा है कि नहीं। यहाँ पर द्वनांक घटेगा, क्वथनांक भी घटते जाएगा। अच्छा, घनत्व तो उल्टा होता है, घनत्व तो बढ़ते जाएगा। लिथियम के अगर घनत्व की बात करें तो 0.53 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। उसी तरह से सोडियम की बात करें तो 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। पोटेशियम की बात करें तो 0.86 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। रुबिडियम की बात करें तो आपका 1.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि घनत्व जो है बढ़ रहा है और द्वनांक क्वथनांक क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, धातुई तत्वों के लिए, धातुओं के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर अधातुओं के लिए बात करें तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अधातुओं के भौतिक गुण क्रमशः बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें फ्लोरीन वाले ले लो तो इसका द्रव्यमान -219 होता है। फ्लोरीन का -219। अब क्लोरीन की बात करें तो -101। इसका ब्रोमीन की बात करें तो -7.4 और आयोडीन की बात करें तो 113.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखो यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं, द्वनांक बढ़ रहा है। इसमें द्वनांक बढ़ता है, क्वथनांक भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ते जाता है। ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ लिख दिया भौतिक गुण, यानी कि भौतिक गुण में सारा गुण आ जाएगा। ठीक है, सारे गुण इसमें बढ़ते जाते हैं। तो ऊपर से नीचे आइएगा तो द्वनांक भी बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा और घनत्व भी बढ़ेगा। अधातुओं में क्या था, द्वनांक क्वथनांक बढ़ेगा और घनत्व घटता है। समझे ना। चलिए अब हम लोग इसके आवर्तों की विशेषताएं देखते हैं। आवर्तों की विशेषताएं, चलिए इस आवर्त सारणी के आवर्तों की विशेषताएं देखते हैं। पहली विशेषता देखिए, अगर हम लोग इसके आवर्तों की विशेषताओं में सबसे पहले इसके इलेक्ट्रॉनों की बात करें, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की, तो देखिए पहले आवर्त में आपको देखिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, तो एक ही कक्षा पे समावेशित हो जाएंगे। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-1 हो जाएगा, बेरिलियम का 2-2 हो जाएगा, बोरॉन का 2-3 हो जाएगा, कार्बन का 2-4 हो जाएगा। हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर वह दूसरे आवर्त में है तो उसमें 2 ही कक्षाएं होंगी, वो 2 ही कक्षाओं पे समावेशित हो जाएंगे। ठीक है, तो 1 से 8 तक बढ़ रही है ये, ऐसे देखिए 2-4 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ नाइट्रोजन का 2-5, ऑक्सीजन का 2-6, फ्लोरीन का 2-7 और उसके बाद नियोन का 2-8। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि जितने वो कक्षाओं पे हैं उतने ही आवर्तों की संख्या उनके कक्षाओं की संख्या के बराबर हो रही है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि प्रत्येक आवर्त में कक्षाओं की संख्या आवर्त के संख्या के बराबर है।
और इसमें देख रहे हैं पहले आवर्त में हाइड्रोजन और हीलियम यही दो आ रहे हैं, 1 से 2 में वृद्धि हो रही है। और यहाँ से दूसरी कक्षा में 1 से 8 तक, तीसरी में भी 1 से 8 तक वृद्धि होगी। इसमें 1 से लेकर 2 तक जा रहा है। और दूसरे आवर्त में अगर बात करेंगे, दूसरे आवर्त में कहाँ से, तो 1 से लेकर देख लीजिए 2,1 इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो 1 से लेकर कहाँ तक ये चला जाएगा, यहाँ नियोन का 2 8 होता है, 8 तक जा रहा है। तो 1 से 8 तक यहाँ बढ़ रहा है। अच्छा, अगर हम लोग इसके संयोजकता की बात करेंगे तो संयोजकता जो होगा, यहाँ पर संयोजकता क्या होगा, अगर हम द्वितीय और तृतीय आवर्त में बात करें, हाइड्रोजन का तो 1 होता है, हीलियम का तो हमें संयोजकता होगा ही नहीं क्योंकि वो अक्रिय गैस है, ठीक है। अगर हम लोग आवर्त 2 और 3 की बात करें तो इसमें बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक पहले बढ़ेगा, देख लो यहाँ 1 2 3 4, और फिर इसके बाद जैसे अगर हम लोग आप बात करें कार्बन के बाद नाइट्रोजन का, तो 2 5 है ना, तो इसमें संख्या जो है 72 कक्षा पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक, इसलिए 8 में से 5 घटा देंगे तो 3 इसका संयोजकता हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का 2, फ्लोरीन का 1, और फिर यहाँ पे इसका कोई संयोजकता नहीं होगा। तो 1 से 4 तक बढ़ रहा है और फिर 4 के बाद फिर घट रहा है। तो हम लोग लिख रहे हैं कि द्वितीय और तृतीय आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से क्रमशः घटकर 1 हो जाती है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था। चलिए, अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के परमाणु का आकार घटता है। इसमें आप लिख सकते हैं अगला पॉइंट देकर कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु का आकार घटते जाते हैं। इसमें घटते जाते हैं, कैसे, क्यों घटते हैं, देखिए अगर हम लोग बात करें सोडियम का, तो सोडियम का परमाणु का आकार होता है 190 pm, ठीक है, यहाँ पिकोमीटर है इसका मतलब। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैग्नीशियम का तो 160 pm है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके बात करें एल्युमिनियम, मैग्नीशियम के बाद है एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम का हो जाएगा 143 pm। एल्युमिनियम के बाद है सिलिकॉन, तो 117 pm। तो देख रहे हैं ना, आकार घटते जा रहा है ना। अगला गुण लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के धातुई गुण घटते जाते हैं। धातुई गुण क्या होते हैं, घटते जाते हैं। बाएं से दाएं जाइएगा, धातुई गुण क्या होते हैं, इनके घटते जाएंगे, ठीक है। इनके विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है अगर हम लोग बाएं से दाएं जाए तो ये भी लिख सकते हैं इसमें कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की
विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, और देखिए अब विद्युत ऋणात्मकता जब बढ़ेगी, इसी कारण ना उस बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटते जाता है। ठीक है, इसी कारण से परमाणु का आकार क्या हो जाता है, घटते जाता है, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। इसीलिए वो संयोजी इलेक्ट्रॉनों का, वो 72 कक्षा के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं उनको फिलफिल करने के लिए, 72 कक्षा को भरने के लिए वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाएगा। ग्रहण करेगा तो अधिक से अधिक जब ग्रहण करने की उसकी क्षमता हो जाएगी तो उसका आकार घटते ना जाएगा। जी समझ रहे ना बात को। हम लोग ये जानते हैं कि किसी धातु के ऑक्साइड जो होते हैं भस्मीय होते हैं। ठीक है, अच्छा, और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। लेकिन अगर हम लोग आवर्त में बाएं से दाएं जाएं तो तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति जो है प्रबल भास्मिक से घटकर प्रबल अम्लीय हो जाती है। ये भी आप इसमें चाहें तो लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की प्रकृति प्रबल भास्मिक से क्रमशः घटकर प्रबल अम्लीय हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। ठीक है, चलिए, क्योंकि इधर देखिए आपके ये सब क्या है, धातु है, और इधर आपके अधातु है। तो अधातु के ऑक्साइड तो अम्लीय होते हैं ना जी, और धातु के ऑक्साइड भास्मीय होंगे ही। तो इसीलिए बाएं से दाएं जाने पर प्रकृति जो होती है उनके ऑक्साइड की प्रबल भास्मिक से प्रबल अम्लीय हो जाती है, क्योंकि ये इधर धातु है और इधर अधातु है। चलिए अब हम लोग इस आधुनिक आवर्त सारणी के दोष जो हैं उनको देख लेते हैं। इसके कौन कौन से दोष हैं इसको समझते हैं। जैसे हम लोग मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के लिए स्थान देखे थे कि कोई निर्धारित स्थान नहीं था, अनिर्णित स्थान था। उसी तरह यहाँ भी हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है। ठीक है, क्योंकि ये तो धातुएं हैं, इसको इसमें नहीं रखना चाहिए था यहाँ पे, है कि नहीं। लेकिन 72 कक्षा पे संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक है, इसलिए यहाँ पे ये रख दिया गया। तो ये निर्धारित यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ ना होकर यहाँ भी हो सकती है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं पहला दोष यही है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान अनिर्णित है, निर्धारित नहीं है कि वो कहाँ रहेगा, अनिर्णित है। अच्छा, और क्या इसका दोष हो सकता है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बात करें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग के अनुसार देखें, हीलियम का स्थान की बात करें तो इसके 72 कक्षा पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। आप बात करें हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 होता है, तो इसके अनुसार तो ये तो यहाँ होना चाहिए था, होना चाहिए ना, क्योंकि 72 कक्षा पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको यहाँ होना चाहिए था। लेकिन हम लोग वर्ग 18 में रखे हैं। वर्ग 18 में इसलिए रखे हैं क्योंकि वह एक उत्कृष्ट गैस है, तो ये भी एक तरह का इसमें दोष हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम का स्थान वर्ग 2 में
क्षारीय, इसको क्षारीय मृदा कहते हैं ना, क्षारीय मृदा धातुओं, क्षारीय मृदा धातुओं के साथ होना चाहिए था, किंतु इन्हें या इसे उत्कृष्ट गैस या उत्कृष्ट गैसों, उत्कृष्ट गैस है ना, बहुत सारे हैं, के साथ वर्ग किस में रखा गया, 18 है ना, वर्ग 18 में रख दिया गया है। अच्छा, उसमें भी रख देना सही ही है क्योंकि ये भी उत्कृष्ट गैस है, इसलिए उसके साथ रख दिए हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार देखें तो यहाँ पे होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं है। समझ गए? तो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से आवर्त सारणी के बारे में देख लिया, समझ लिया। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक ही रहने देते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताते रहें कि हमारे चैनल के वीडियोज आपको कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।